गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्गोरिथम। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम जो है इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा। वैसे एल्गोरिथम का मैंने आपको सेकंड चैप्टर में भी इंट्रोडक्शन दे दिया था। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है। एल्गोरिथम कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, ये केवल एक कोर लॉजिक होता है जिसकी हेल्प से हम प्रोग्राम्स को आसानी से क्रिएट करते हैं। एल्गोरिथम जो है वो लॉजिक और इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। इसका लॉजिक एंड इंस्ट्रक्शंस, इनका क्या होता है? एक सेट होता है। कौन? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जो है वो लॉजिक और इंस्ट्रक्शंस, लॉजिक मतलब तर्क और निर्देशों का एक सेट होता है। एल्गोरिथम क्या है बेटा? एक लॉजिक और इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि एक पहले से तय किए गए काम को पूरा करता है। जो कि क्या करता है? एल्गोरिथम पहले से तय किए गए काम को पूरा करता है। अब बात आती है सर, पहले से तय किया गया काम कौन सा है? जैसे आपसे कहा गया भाई एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लेंगे, और प्रिंसिपल अमाउंट लेंगे, टाइम लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो ये पहले से निर्धारित एक काम हो गया। सॉरी, आपसे कहा गया भाई ये एक एरे है, इस एरे को शॉर्ट कर दीजिए, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो ये पहले से ही तय किया गया काम हो गया। तो जो हमारा एल्गोरिथम है वो पहले से तय किए गए काम को पूरा करने के लिए तर्क और निर्देशों का एक सेट होता है। लॉजिक और इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए लिखे गए निर्देशों के समूह को कहते हैं। जो हम इसके लिए क्या करेंगे? निर्देश लिखेंगे, जो हम इसके लिए तर्क लिखेंगे, उसका जो एक सेट होगा उस सेट को ही क्या कहेंगे? हम एल्गोरिथम कहते हैं। अब आपने एक सेट लिख दिया, आपने निर्देशों का एक समूह बना दिया, लेकिन जो वो निर्देशों का समूह बनाया ना बेटा, वो आपका प्रोग्राम नहीं है। वो आपका प्रोग्राम नहीं है, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं कहेंगे उसे हम। किसको? एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, वो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो पहले से निर्धारित काम को, पहले से ही फिक्स काम को पूरा करता है। तो ये जो प्रोग्राम हम जो इसे कोड लिखेंगे एल्गोरिथम के लिए, वो कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है। इट्स जस्ट अ कोर लॉजिक। क्या है ये? केवल एक कोर लॉजिक है, एक तर्क है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम उस प्रोग्राम को तैयार करते हैं। और इस काम को करने के लिए हमारे पास, जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, सूडो कोड या फ्लो चार्ट होता है। अब देखिए सूडो कोड और फ्लो चार्ट क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई तर्क न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह से वो आते हैं नंबर्स 6, 5, 2, 8, 9। यहाँ आपको इनको फिल करना है कि यहाँ नंबर क्या आए, इनका टोटल करें तो सेम आए, इनका नंबर टोटल करें सेम आए, इनका नंबर टोटल करेंगे तो सेम आए। तो ये सूडो कोड होता है। तो सूडो कोड भी कोई प्रोग्राम थोड़ी होता है, एक तो लॉजिक होता है, लॉजिक के बेसिस पे चलते हैं ये चीजें। ऐसे ही आपका होता है एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम होता है, जैसे आप सपोज करो 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम है, तो हमने यहाँ 2 नंबर जोड़ने के प्रोग्राम में क्या लिखा? मेन इंटीजर ए बी सी, ए और बी में इनपुट लेने के लिए क्या लिखेंगे बेटा? प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स, स्कैनफ %d m %d %d
एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी, ओके, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और यहां किसको प्रिंट कर देंगे हम, सी को, प्रिंटफ परसेंट डी सी। ये तो हुआ कोड, ये तो हुआ हमारा प्रोग्राम। लेकिन इस तरह से हम इसको एल्गोरिथम को नहीं लिखते हैं, एल्गोरिथम को हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं। अब इसके लिए फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट एक चार्ट होता है जिसमें कुछ सिंबल्स फिक्स होते हैं। जैसे आपने यहां लिखा स्टार्ट, तो हम स्टार्ट को इस तरह से बॉक्स में दिखाई देंगे। इनपुट लेने के लिए हम ये वाला बॉक्स काम में लेंगे, और उसके बाद कैलकुलेशन के लिए हम लोग, इफ कंडीशन के लिए हम लोग इस बॉक्स को काम में ले लेते हैं, और स्टॉप करने के लिए हम इस सिंबल को काम में लेते हैं। इन सिंबल से जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो फ्लो चार्ट कहलाता है। इससे हमें केवल इतना सा पता लग जाता है कि हमारा प्रोग्राम हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो एल्गोरिथम जो है वो कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, केवल एक कोर लॉजिक होता है। ये था हमारा एल्गोरिथम, ये हमारा क्या था, एल्गोरिथम था। अब एक एल्गोरिथम को निम्न गुणों के आधार पर मेजरमेंट किया जाता है। एक एल्गोरिथम के दो गुण होते हैं जिसके आधार पर हम इसको मेजरमेंट करते हैं। एक तो हो गया आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या हो गया बेटा, एक तो हो गया इसका स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी, और दूसरा हो गया इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपने देखा एल्गोरिथम क्या होता है, एक कोर लॉजिक है, और इसको हम अगर मेजरमेंट करना है, एक एल्गोरिथम को अगर आपको मेजरमेंट करना है तो उसके आपको दो गुणों के आधार पर उसको मेजरमेंट करेंगे। किसी भी एल्गोरिथम को दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। एक है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को आप आराम से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस साल जहां तक उम्मीद है मे बी आपका या तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन पूछ ले, या फिर आपसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से कुछ पूछ ले। जहां तक मुझे लग रहा है इन तीन टॉपिक में से इस बार इस चैप्टर का क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रफली हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए नाम से पता लग रहा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, और ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम जटिलता, या आप इसको कह सकते हो समय जटिलता। अब ये समय जटिलता और स्पेस जटिलता क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एक प्रोग्राम आपने बनाया, अब जो भी प्रोग्राम बनता है उसको रन किया जाता है। हर प्रोग्राम को इसलिए तो बनाया गया है कि उसको रन करें, और रन करने के बाद जो आउटपुट हम चाहते हैं, जिसके लिए हमने प्रोग्राम को क्रिएट किया है, कोडिंग लिखी है, उसको हम एग्जीक्यूट कर लें। तो हम इसमें हर प्रोग्राम को बनाने के बाद प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। अब प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो मेरा प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को रन होने के दौरान, मेरे प्रोग्राम को रन होने में जितना समय लगता है उसे हम समय जटिलता कहते हैं। और किसी प्रोग्राम में जितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है रन होने के लिए, उसे हम स्पेस जटिलता कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेस जटिलता को ही समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब स्पेस जटिलता। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम के रन होने के दौरान आवश्यक मेमोरी को स्पेस जटिलता कहते हैं। हमने क्या कहा, आपने कोई भी प्रोग्राम बनाया, सपोज करो एक प्रोग्रामर है ए और एक प्रोग्रामर है
बी। मतलब एक सॉफ्टवेयर कौन बना रहा है, ए बनाएगा, और एक सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, बी बनाएगा। तो ये दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो अलग अलग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। सपोज करो उसने एक ही प्रोग्राम को, हमें केवल यहाँ कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इससे भी हम वही सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, सेम सॉफ्टवेयर हम बी से बनवा रहे हैं। इसी ने उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारे पास कितनी लाइन लिखी, 50 लाइन, और इसने उसी सॉफ्टवेयर को कितनी लाइनों में बना दिया, 20 लाइनों में। अब जितने इंस्ट्रक्शंस आप लिखते हो, जितनी लाइनें आप प्रोग्राम के लिए लिखते हो, वो मेमोरी में उतनी ही जगह घेरती है। 50 लाइनें लिखी है सॉफ्टवेयर के लिए, तो ये मेमोरी ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसी ने उसी प्रोग्राम को 20 लाइनों में कंप्लीट कर दिया, इसका मतलब इसका सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम मेमोरी में कम जगह घेरेगा। ये ज्यादा जगह घेरेगा, ये कम जगह घेरेगा। अब जो मेमोरी में कम जगह ले रहा है उसकी सॉफ्टवेयर की स्पीड ज्यादा होगी, और जिसकी प्रोग्राम की लाइनें ज्यादा मेमोरी ले रही है उसकी आपकी जो स्पीड होगी वो कम होगी। तो सिंपल सी बात है, इसकी और इसमें से दोनों में से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी किसकी ज्यादा है, इसकी। मतलब ये प्रोग्राम को रन होने में ज्यादा समय ले रहा है और ये प्रोग्राम कम समय में ही रन हो रहा है। तो मैंने आपको बताया, एक प्रोग्राम को रन होने के दौरान जितनी मेमोरी की जरूरत पड़ती है उसे हम स्पेस जटिलता कहते हैं। कम मेमोरी में काम हो गया, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, उसको मेमोरी ज्यादा चाहिए तो उसकी स्पेस जटिलता ज्यादा हो गई। कम लाइनों में प्रोग्राम हो गया तो उसकी स्पेस जटिलता कम हो गई। तो ये आपका होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और वैसे तो इसकी जरूरत कम पड़ती नहीं है। जैसे कई बार क्या होता है कि भाई हमारा कंप्यूटर, हम अकेले ही तो काम कर रहे हैं, मन में आज इतनी मेमोरी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बेटा इसमें प्रॉब्लम कब आ जाती है, जब एक ही कंप्यूटर को, एक ही सीपीयू को कई लोग काम में ले रहे होते हैं। जैसे आपका सर्वर होता है, तो सर्वर पे कोई एक यूजर थोड़ी काम में ले रहा है। आपका यूट्यूब है, यूट्यूब को एक ही समय में हजारों लाखों लोग काम में लेते हैं। फेसबुक को जब आप देख रहे होते हैं तो उसी समय में लाखों करोड़ों लोग और भी देख रहे होते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को जब एक ही समय में काम में लिया जाएगा तो इसे हम बोलते हैं मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको बहुत सारे यूजर एक ही समय में काम में ले रहे हैं, तब आपको स्पेस जटिलता का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका प्रोग्राम कम जगह लेगा तो उसकी स्पीड आपके हिसाब से इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो आपको समझ में आया, स्पेस जटिलता किसी प्रोग्राम को रन होने के लिए जितना समय चाहिए होता है वो उसकी स्पेस जटिलता कहलाती है। अब ये दो चीजों पर निर्भर करता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या करता है, आपके दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है इंस्ट्रक्शन स्पेस और दूसरा है डाटा स्पेस। पहला है इंस्ट्रक्शन स्पेस और दूसरा है डाटा स्पेस। अब देखिए, जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, जब आप एक प्रोग्राम बनाएंगे तो जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं, मेन इंटीजर ABC। अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इसी प्रोग्राम को, printf एंटर 2 numbers scanf ये हमने कोई कोड लिखे किसी प्रोग्राम के। जब हम इस कोड को लिख रहे हैं किसी प्रोग्राम के लिए तो ये इसकी स्पेस जटिलता दो चीजों पर डिपेंड कर देगी। इस प्रोग्राम की स्पेस जटिलता किस चीजों पर डिपेंड कर रही है, इंस्ट्रक्शन स्पेस और डाटा स्पेस। कहने का मतलब जितनी लाइनें आपने लिखी हैं, लाइनों का मतलब इंस्ट्रक्शन हो गया ना बेटा, सीधा सीधा। तो जितने इंस्ट्रक्शंस आपने लिखे हैं, जितनी लाइनें आपने इसमें लिखी हैं, उन सबको मेमोरी में जगह चाहिए होती है। उससे ही हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रक्शन स्पेस कहते हैं। मतलब एक प्रोग्राम के रन होने के दौरान प्रोसेसिंग को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी स्पेस है। यह स्पेस निश्चित या अस्थायी होता है,
जो कि प्रोग्राम में कोड की लाइनों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या करता है? कोड में जितनी लाइनें हैं उनकी लाइनों की संख्या पर निर्भर करता है कौन? इंस्ट्रक्शन स्पेस। जितने इंस्ट्रक्शंस होंगे उतनी ही आपको मेमोरी की आवश्यकता होगी, उतनी ही आपकी स्पेस जटिलता बढ़ती चली जाती है। कम लाइनें हैं, स्पेस जटिलता कम होगी, ज्यादा लाइनें हो गई, स्पेस जटिलता ज्यादा हो जाएगी। दूसरा है बेटा डाटा स्पेस। अब देखिए लाइनें तो आपका कंज्यूम कर ही रही हैं, अब आपने मेमोरी में 3 वेरिएबल बनाए, डाटा तो इसी में स्टोर होगा ना वेरिएबल में ही। आपने वेरिएबल 3 बना दिए तो ये मेमोरी कम कंज्यूम करेंगे। इसी काम को करने के लिए आपने सपोज करो वेरिएबलों की संख्या बढ़ा दी। अब कितने वेरिएबल हो गए? 3 3 6 और 1 7, मतलब 7 वेरिएबल। तो 7 वेरिएबल जो लोगे तो उसको डाटा को स्पेस क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो जो काम 3 वेरिएबल में हो रहा था उसके लिए हमने 7 वेरिएबल्स ले लिए। तो इसका मतलब ये हुआ एक अच्छा प्रोग्राम जब भी हो सकता है जब वो कम मेमोरी ले। और कम मेमोरी वो कब कंज्यूम करेगा, कब लेगा? जब कम से कम तो हम लाइनें लिखें और कम से कम वेरिएबल लें। तो जितनी लाइनें इंस्ट्रक्शन स्पेस और जितने वेरिएबल आपका डाटा स्पेस। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब लोग हम यहां समझने की कोशिश करते हैं इसके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब समय जटिलता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान समझिएगा। समय जटिलता। आपने एक चीज ध्यान भी दी होगी जब हमने एल्गोरिथम वाला चैप्टर पढ़ा था, सॉरी शॉर्टिंग वाला चैप्टर पढ़ा था। बबल शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, हर एक की अपनी एक समय जटिलता थी। वो समय जटिलता क्या है यहां समझेंगे हम लोग। तो समय जटिलता क्या होती है? जो भी प्रोग्राम आप बनाते हो, जो भी प्रोग्राम आपने बनाया है, जिस प्रोग्राम के लिए आपने कोडिंग की है, उस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे, उस प्रोग्राम को जब आप रन करोगे तो रन करने के दौरान जितना समय हमारा प्रोग्राम लेता है उसे हम समय जटिलता कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। एक प्रोग्राम के कंप्लीट एग्जीक्यूशन के लिए, एक प्रोग्राम को जो कंप्लीट टाइम लगता है एग्जीक्यूशन के लिए, उसके दौरान जितना समय लिया जाता है प्रोग्राम को कंप्लीट एग्जीक्यूट होना मतलब रन होने में जितना समय लगेगा, उस समय को ही हम क्या कहते हैं? समय जटिलता कहते हैं। और एक समय जटिलता को हम किससे व्यक्त करते हैं? बिग ओ से। बिग मतलब बड़ा ओ, कैपिटल ओ से हम इस चीज को डिनोट करते हैं। जैसे आप लोगों से कहा गया कि भाई इसका आंसर क्या आएगा और इसका आंसर क्या आएगा, तो आपने यहां बता दिया 11 और यहां बता दिया 30, जबकि मैंने कहीं भी आपसे ये नहीं कहा कि इनको सम करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन फिर भी आपने इनको सम किया, इनको मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हम इस चिन्ह को पहचानते हैं। इस चिन्ह का मतलब है प्लस करना, इस चिन्ह का मतलब है मल्टीप्लाई करना। सेम चीज जब आपको बिग ओ लिखा मिल जाए तो हम समझ जाते हैं कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है। तो आपने जितने भी वो लिखे हैं ओ एन लॉग एन या ओ लॉग एन, तो ये जो ओ है कैपिटल ओ, इसको लिखते ही जहां भी लिखा मिलेगा हम इसको देखते ही तुरंत समझ जाएंगे भैया ये क्या लिखी हुई है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है। जैसे यहाँ आप समझ गए ना, इसको देखते ही कि प्लस करना है, इसको सिंबल को देखते समझ गए कि मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही जहां भी आपको बड़ा ओ लिखा मिलेगा, जैसे यहाँ ओ लिखा हुआ है, यहाँ ओ लिखा हुआ है, तो यहाँ कहने की जरूरत नहीं है कि क्या लिखी हुई है, ये अंडरस्टूड है। ये सिंबल समय जटिलता को बताता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है। तो हम इसको देखते ही पहचान जाएंगे भैया ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा है।
अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज पर डिपेंड करेगी? एल्गोरिथम के द्वारा किए जाने वाले प्राथमिक फंक्शन की संख्याओं को गिनकर हम समय जटिलता की गणना करते हैं। जैसे अब समय जटिलता की कैलकुलेशन कैसे होती है वो देखिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे मान लो आपका एरे है, ये एरे है, इसमें सपोज करो वैल्यू कितनी है 5 6 3। एक एरे तो ये है जिसमें केवल 3 वैल्यू हैं। अच्छा, एक एरे हमारा ये है, सेवन 3 9 81 82 5 36 37 40 42 50 9 11 2। अब आप यहां ये देख के बताइए कि मुझे इस एरे को भी शॉर्ट करना है और इस एरे को भी शॉर्ट करना है। मतलब मुझे दोनों एरे की क्या करनी है? शॉर्टिंग करनी है। तो जब मैं इसकी शॉर्टिंग करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3 स्टेप में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और पहले हम 5 और 6 कंपेयर करेंगे, ऑलरेडी शॉर्टेड है। फिर हम 6 और 3 की कंपेरिजन करेंगे, 3 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद 5 और 3 को कंपेरिजन कर लेंगे, 3 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया। तो इसको शॉर्ट करने में हमें 2 स्टेप में ही हो गया, मतलब कम समय लगा। इसको शॉर्ट होने में क्या लगा? कम समय लगा। अब इसी एरे को ले लीजिए, इसको शॉर्ट करने में समय ज्यादा लगेगा, और वैल्यू बढ़ा दीजिए तो और ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्राइमरी फंक्शंस हैं उनकी संख्या को गिनकर हम समय जटिलता निकालते हैं। तो जैसे इसमें कितने फंक्शन गए? 3। तो ये मैक्सिमम आपका 3 या 4 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्टेप, सपोज करो ये 3 स्टेप में सॉल्व हो गया और ये आपके 100 स्टेप में सॉल्व हुए हैं, तो किसको ज्यादा समय लग रहा है? इसको। तो ये समय जटिलता इनके स्टेप्स को गिनकर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा O(n²), ये समय जटिलता है। अब n है आपके नंबरों की संख्या, 1 2 3 नंबर हैं, तो यहां हम क्या लिख देंगे इसकी n की जगह? 3। तो 3 9। तो 9 स्टेप में ही आपका ये मैक्सिमम, हो सकता है कम में भी हो जाए, मैक्सिमम 9 स्टेप आपका ये लेगा शॉर्टिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब आप इसको शॉर्ट करना चाहेंगे तो आपका 14 का होल स्क्वायर यानी O(n²). तो यहाँ n की वैल्यू कितनी हो गई? 14। मतलब जितनी आपकी एरे में वैल्यू है वो आपकी n की वैल्यू हो गई। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम अलग अलग प्रोग्राम की होती है, तो O(n² से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? एक प्रोग्राम को रन होने के लिए जितना समय लगता है वो उसकी समय जटिलता होती है। और समय जटिलता को हम किससे लिखते हैं? सिंबल से, बिग O से, बड़े O से, कैपिटल O से हम इसको इंडिकेट करते हैं। और इसमें जितने भी स्टेप्स आप फंक्शन में आप जो काम करते हो उनकी संख्या को गिनकर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। और चूंकि इनकी संख्या जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है? इन नंबर्स पर। जितनी आपकी वैल्यू है उनकी संख्या पर इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है। अब जैसे हमने ये लिखा 3 5 6, सपोज करो ये ऐसे होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 6 होता, यहाँ 5 होता, तो वैसे तो हम बता रहे हैं कि भैया ये 9 स्टेप में सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि केवल 5 को आगे लाए और 6 को आगे लाए, तो ये आपका एरे शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपका एरे क्या हो गया? शॉर्ट। तो ये हालांकि एक स्टेप में भी हो गया और इसको 2 स्टेप भी लग जाते, मैक्सिमम इसको 9 स्टेप लगते। इसको हम कहते हैं वर्स्ट केस। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्स्ट केस, मतलब बुरी से बुरी स्थिति। वर्स्ट केस, बुरी से बुरी स्थिति। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया इसकी बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है। तो भैया ज्यादा से ज्यादा इसको 9 स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। ऐसे ये है
इसमें इतने वैल्यू हैं, तो इसको बुरी से बुरी स्थिति क्या होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है कि सारी वैल्यू आपकी शॉर्ट हो, बाकी ये दो वैल्यू शॉर्ट नहीं है, इसमें एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया ये भी। लेकिन बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है, 196 स्टेप, मतलब इसको हम 196 में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब एक प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा कितना समय लग सकता है, कितने समय में वो सॉल्व हो सकता है, मतलब बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है उस प्रोग्राम की। तो बुरी से बुरी स्थिति जो भी आपकी निकाली जाती है वो वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मतलब इसके ज्यादा से ज्यादा हो सकता है एक स्टेप में हो जाए, हो सकता है 2 में हो जाए, हो सकता है 5 में हो जाए, लेकिन ये तो हो रहे हैं। लेकिन बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है, बुरी से बुरी स्थिति क्या हो सकती है, इससे हम निकाल सकते हैं कि O(n)² जो है वो इसको सॉल्व करने के लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो हमने शुरू किया एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है, कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता है, उसके कोड होते हैं। और एक एल्गोरिथम को 2 गुणों के आधार पर मेजरमेंट किया जा सकता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने, स्पेस और टाइम, एक प्रोग्राम को रन होने में जितना समय लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक प्रोग्राम को जितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक इंस्ट्रक्शन स्पेस और एक डाटा स्पेस। इंस्ट्रक्शन स्पेस मतलब जितने इंस्ट्रक्शंस होंगे, जितनी लाइनें होंगी उतनी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। डाटा स्पेस जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी मेमोरी की आवश्यकता होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एल्गोरिथम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। और इस तरह से आपका यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।